हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछली क्लासेस में मैंने आपको भारी जनजाति कंप्लीट करवाई थी। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लें। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक नए कोरकू जनजाति लेकर आई हूँ। यहाँ से कोरकू जनजाति से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाऊँगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ये सेशन पसंद आए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जनजाति है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगी? कोरकू हो जाएगी। नेक्स्ट, यह कुल जनजाति का 4.77% पाई जाती है। जो एमपी में टोटल जनजाति है उसका 4.77% कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। आबादी कितनी? करीबन 7 लाख के करीबन कोरकू जनजाति के लोग रहते हैं। कितने लेते हैं? तो करीबन 7 लाख जनजाति के लोग, कोरकू लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। यह कैसी है? तो यह प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या मुंडा या कोलेरियन परिवार की एक शाखा है। किसकी शाखा है? तो कुछ विद्वानों के अनुसार इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की शाखा या मुंडा या कोलेरियन परिवार की एक शाखा माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मानवों का समूह। क्या होता है कोरकू का शाब्दिक अर्थ? मानवों का समूह। वहीं अगर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार अर्थ बताया जाए तो कोरकू का अर्थ होता है किनारा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या बताया कोरकू का अर्थ? तो किनारा बताया है। नेक्स्ट, ये विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे। कुछ मान्यताओं में ऐसा बताया गया है कि जो कोरकू जनजाति के लोग थे वो विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में क्या करते थे? जड़ें खोदते थे। नेक्स्ट, इनका मूल स्थान भंवरगढ़ या सावलीगढ़ बैतूल को बताया गया है। क्या बताया गया? इनका मूल स्थान कहाँ है? तो भंवरगढ़ और सावलीगढ़ को बताया गया है। नेक्स्ट, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति ये स्वयं को क्या मानते हैं? तो रावण का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? ये स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। महादेव को सृष्टि का निर्माता मानते हैं। महादेव को क्या मानते हैं? सृष्टि का निर्माता मानते हैं। कोरकू जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माता मानते हैं? तो महादेव को मानते हैं। और स्वयं को क्या मानते हैं? तो ये स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। राजपूतों को क्या मानते हैं? तो राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। सारे ही फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरकू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो रावण का वंशज मानते हैं। किसे सृष्टि का निर्माता मानते हैं? तो महादेव को सृष्टि का निर्माता मानते हैं। और कोरकू जनजाति के लोग किसे अपना पूर्वज मानते हैं? तो राजपूतों को क्या मानते हैं? ये अपना पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, मूला एवं मुलई कोरकू जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। कौन? मूला और जो मुलई होते हैं वो कोरकू जनजाति के क्या माने जाते हैं? आदि पुरुष माने जाते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में कहाँ पाई जाती हैं? तो एमपी में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिलों में पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारा दक्षिणी बेल्ट है एमपी का, वहाँ पर यह कोरकू जनजाति पाई जाती है, जिसमें कहाँ कहाँ? खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद यहाँ पर पाई जाती है। और वहीं अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए तो प्रमुख रूप से आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो प्रमुख रूप से बैतूल में, खरगोन में, खंडवा में और बुरहानपुर में यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। यह अधिकांशतः सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहाँ? तो सबसे ज़्यादा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में कोरकू जनजाति क्या करती है? निवास करती है। इनकी उपजातियाँ देख लेते हैं। तो इनकी उपजाति हो जाएंगी आपकी बोबई या बोंडई। क्या हो जाएगी? बोबई या बोंडई, रूमा, नहाला, बावरिया, दुलारिया, चांदगढ़िया, मवासी, बंदोरिया और बोडोया। बंदोरिया कहाँ पाई जाती है? तो होशंगाबाद के पचमढ़ी में आपको यह बंदोरिया उपजाति देखने को मिलेगी। इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो बोबई या बोंडई, रूमा, नहाला, बावरिया, दुलारिया,
चांदगढ़िया, मवासी, बंदोरिया, बोबिया। आप इनको बार बार पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज़ करेंगे, ये तभी याद होंगी, क्योंकि बहुत ही टफ हो जाती हैं इनको याद करना। अगर आप इनको बार बार देखेंगे और इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के 2 वर्ग हैं। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा राजकोरकू। क्या है पहला? राजकोरकू। दूसरा है आपका पोथरिया कोरकू। जो राजकोरकू होते हैं वो बड़े जमींदार तथा भूस्वामी वर्ग के होते हैं। कौन होते हैं? तो वो बड़े जमींदार तथा भूस्वामी वर्ग के जो होते हैं उन्हें राजकोरकू कहा जाता है। और जो पोथरिया कोरकू होते हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं। इनकी सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक एवं गोत्र चिन्ह से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है एवं गोत्र चिन्ह से ये बंधे होते हैं। नेक्स्ट, एकल एवं संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। एकल और संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। अतिथि सत्कार साधु की तरह सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अतिथि सत्कार में क्या करते हैं? तो साधु की तरह अपना सिर झुकाकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो कोरकू में निवास स्थान को क्या कहते हैं? ढाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरकू के निवास स्थान को ढाना कहते हैं। नेक्स्ट, पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति क्या कहा जाता है? तो पडियार कहा जाता है। जो कोरकू जनजातियों में पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तो पडियार कहते हैं। इनके पुरोहितों को क्या कहते हैं? तो भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित को भूमिका कहते हैं। याद रखिएगा, अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? तो साधु की तरह सर झुकाकर करते हैं। कोरकुओं के निवास स्थल को ठाना कहते हैं। पूज्य ढाना कहते हैं। पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति को पडियार कहते हैं। और जिनके पुरोहित होते हैं उसे भूमिका कहा जाता है। गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति एवं मुखिया किसी भी कार्य का संपादन करने वाला क्या कहलाता है? आपका पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। कौन? गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति हो या जो मुखिया होगा या किसी भी कार्य का जो संपादन करेगा उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। नेक्स्ट, पटेल का सहायक या पटेल के बाद पद किसका होता है? तो जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होगा वो किसका होगा? आपका महाजन का होगा। क्या कहेंगे? महाजन कहते हैं। नेक्स्ट, पंचायत करने की सूचना देता है। जो पंचायत करने की सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चौधरी कहते हैं। याद रखिएगा आप ये सारे वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पूज्य अति विशिष्ट व्यक्ति किसे कहा जाता है कोरकू जनजाति में? तो पडियार को कहा जाता है। पुरोहित किसे कहा जाता है? तो भूमिका को कहा जाता है। गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति या मुखिया किसे कहा जाता है कोरकू जनजाति में? तो आपका पटेल को कहा जाता है। जो पटेल का सहायक होता है या पटेल के बाद जिसका दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे महाजन कहते हैं। पंचायत करने की जो सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चौधरी कहते हैं। जो प्रसाद बांटने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? घेट्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घेट्या कहते हैं। त्योहारों पर नाचने वालों को जो बुलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकरी कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन। ये कैसा? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। कैसा भोजन करते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। ये सामान्यतः बाजरा, कुटकी, मक्का और ज्वार खाते हैं। क्या खाते हैं ये? तो बाजरा, कुटकी, मक्का और ज्वार खाते हैं। महुए की बनी शराब जिसे सीड़ू कहते हैं उसका सेवन करते हैं। किसकी? महुए की बनी शराब होती है जिसे ये लोग क्या कहते हैं? तो सीड़ू कहते हैं। उसका ये लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं। नेक्स्ट, वस्त्र आभूषण कहते हैं। तो इनका साधारण पहनावा है। वस्त्र आभूषण में इनका कैसा पहनावा है? तो इनका बिल्कुल साधारण पहनावा रहता है। स्त्रियां पैरों में मछली आकार के बिछिया तथा भुजाओं में वावंट्य प्रिय आभूषण पहनती हैं। क्या पहनती हैं? मछली स्त्रियां, तो स्त्रियां मछली आकार की बिछिया पहनती हैं तथा भुजाओं पर वावट्य प्रिय आभूषण पहनती हैं। इनकी आर्थिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह कृषि मुख्यतः झूम कृषि करते हैं। ये भी कैसी कृषि करते हैं? तो झूम कृषि करते हैं। खेतों में काम करने वाले कोरकू को कोरकू भाग्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेतों में काम करने वाले कोरकू को तो कोरकू भाग्य कहा जाता है। जो जंगल काटकर खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? बदलवा प्रथा कहते हैं। जंगल काटकर खेती करना क्या कहलाता है इनमें? तो बदलवा प्रथा कहलाता है। और क्या करते हैं? तो जंगली वस्तुएं एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख देवता क्या हैं? तो किलार मुठवा इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे। इनका चबूतरा कहाँ होता है? तो गाँव के मध्य में इनका चबूतरा बनाया जाता है। किसका? किलार मुठवा का। कोरकू के प्रमुख देवता हो जाएंगे। नेक्स्ट, महादेव, रावण, मेघ
मेघनाथ, डोंगर देव, खेड़ा देव आदि इनके प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से हैं? तो किलार मुठवा, महादेव, रावण, मेघनाथ, डोंगर देव, खेड़ा देव आदि क्या हो जाएंगे? इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे। रावण की पूजा होली के अवसर पर की जाती है। कोरकू जनजातियों में रावण की पूजा कब की जाती है? तो रावण की पूजा होली के अवसर पर की जाती है। कोरकू जनजाति में प्रत्येक गांव में मेघनाथ खंभ अवश्य होता है। क्या होता है? प्रत्येक गांव में एक खंभ बनाया जाता है जिसे मेघनाथ खंभ कहते हैं, अवश्य होता है। नेक्स्ट, खनेरा देव पूरे गांव की बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनकी पूजा दशहरे पर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरे गांव की क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनकी पूजा कब की जाती है? तो दशहरे पर खनेरा देव की पूजा की जाती है। यह जाति कुत्ते की पूजा करती है। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी जनजाति कुत्ते की पूजा करती है? तो आपका हो जाएगा कोरकू जनजाति कुत्ते की पूजा करती है। यह जनजाति कर्मकांड, भूत प्रेतों, टोना टोटकों और जादू में भरोसा करते हैं। जादू टोने का जानकार, जो जादू टोने का जानकार होता है उसे पडियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पडियार कहा जाता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विशेषताएं। कोरकू में लड़की का नामकरण जन्म के तीसरे दिन तथा लड़के का नामकरण 5वें दिन किया जाता है। कब किया जाता है? लड़की का नामकरण, अगर लड़की होती है तो उसका नामकरण तीसरे दिन ही कर दिया जाता है, लेकिन जो लड़का होता है उसका नामकरण कब करते हैं? तो 5वें दिन कोरकू जनजाति में नामकरण किया जाता है। मृतकों को जलाना एवं दफनाना दोनों ही जो प्रथाएं हैं यहाँ पर की जाती हैं। मृतकों को ये जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। नेक्स्ट, मृत्यु भोज के दूसरे दिन लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का चलन है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसका मृत्यु भोज का जो दूसरा दिन होता है, वहाँ क्या करते हैं? तो लकड़ी के स्तंभ, मृतक स्तंभ क्या है? बनाने का एक चलन है, जिसे क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। जो स्तंभ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं ये लोग? तो उसे ये मुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। मुंडा बनाने व लगाए जाने के अनुष्ठान को क्या कहते हैं? सिडोली प्रथा कहते हैं। जो मुंडा वहाँ पर लगाया जाता है और लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिडोली प्रथा। उस प्रथा को क्या कहते हैं? तो उसको सिडोली प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट, विवाह संस्कार देख लेते हैं। विवाह संस्कार में आएगा, दुल्हन को सामान्यतः दूल्हे का परिवार खरीदता है। इनमें क्या होता है? तो जो दुल्हन को क्या करते हैं? सामान्यतः दूल्हे का परिवार खरीदता है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। प्रमुख विवाह लमसैना विवाह, विधवा विवाह, आटो साटो विवाह, राजी वाजी विवाह, जबरन विवाह और सह पलायन विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट, विवाह करवाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो चिथौड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवाह करवाने वाले व्यक्ति को तो चिथौड़ा कहा जाता है। और जो विवाह हो जाता है, जो विवाह करवाने वाला व्यक्ति होता है, जो विवाह वह करवा देता है, तो उसे चिथौड़ा प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि विवाह पक्का हो जाए तो लड़की का पिता सीडू आनी कहता है। क्या कहता है? सीडू आनी कहता है। सीडू आनी का मतलब होता है अर्थात दारू का निमंत्रण देता है। नेक्स्ट, पर्व उत्सव एवं त्यौहार देख लेते हैं। तो हिंदू त्यौहार जैसे होली, दीपावली, हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है जिरौती। तो वह हिंदू त्यौहार मनाते हैं, जैसे हिंदू त्यौहार होते हैं होली, दीपावली, यह मनाते हैं। और इसके साथ साथ हरियाली अमावस्या पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो जिरौती मनाते हैं। चैत्र माह में क्या मनाते हैं? तो गुड़ी पड़वा मनाते हैं। कुंवार माह में दशहरा मनाते हैं। बैसाख माह में आपका आखा तीज मनाते हैं। और भाद्रपद या भादों में क्या मनाते हैं? तो पोला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, नृत्य देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपका चटकोरा। चटकोरा नृत्य बैसाख माह में किया जाता है। चाचरी या गोंगोलिया नृत्य आपका चैत्र माह में किया जाता है। डोडवली और ढांडल नृत्य आपका ज्येष्ठ माह में किया जाता है। जिरौती नृत्य आपका श्रावण माह में किया जाता है। होरो रया और चिल्लुड़ी नृत्य आपका कुंवार माह में किया जाता है। ठांठ्या और गादली नृत्य आपका कार्तिक माह में किया जाता है। ये प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। इसके बाद हम भाषा और बोली देख लेते हैं। तो भाषा और बोली कैसी हैं? तो बोली ऑस्ट्रिक परिवार की एक भाषा है। बोली क्या है आपके? तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कोरकू भाषा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर कोरकू भाषा बोली जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।